नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया हया जावेद के साथ। शायद आपको भी आज हैरत हो जाएगी कि आज मेरे साथ बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं। हिलाल अहमद वानी साहब है, इनका तारुफ आप जानते होंगे बखूबी, लेकिन आज हमने मुनासिब समझा कि चंद सवालात लेकर हम आए हैं और इनसे जवाबात तलब करेंगे। हिलाल साहब, आपका खैर मकदम है। पहले ये बताइए कि लोग जो है वादी में जब भी कोई बरसर इक़्तिदार होता है, हम समझते हैं कि आप लोग ही इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, क्योंकि सेंटर में जो हुकूमत चल रही है वो बीजेपी की है। और यहाँ पे भी जहाँ कहीं भी हम देखते हैं कि लोग समझते हैं कि सेंटर से जो भी आर्डर आए तो यहाँ जो बीजेपी के लीडरान बैठे हैं उन्हीं के इशारे पे ये ऑर्डर्स आ जाते हैं। किस हद तक ये बात सही है? नहीं, देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जो सेंटर में हमारी सरकार है इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ जो एलजी साहब बैठे हैं, जो भी यहाँ होता है एलजी साहब के थ्रू होता है, क्योंकि एलजी साहब को ज़िम्मेवारी है। कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जो दिल्ली से भी लेने पड़ते हैं डिसीजन, तो ज़ाहिर सी बात है बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं तो वो दिल्ली में ही होंगे। दिल्ली से जनाब अली यहाँ पर आते हैं, वो तो सही बात है। जो भी आप डिक्टेट करेंगे दिल्ली को, तो आपके डिक्टेशन पे ही वहाँ से आते हैं जो यहाँ पे कुछ भी लागू होता है। नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। हम तो दिल्ली में जो बैठे हैं तो हम क्या उनको यहाँ से डिक्टेशन देंगे? ज़ाहिर सी बात है, जो वो डिसीजन वहाँ पर लेते हैं वो डिसीजन सही होते हैं, गलत नहीं होते हैं, क्योंकि वो बड़े डिसीजन होते हैं। देखिए, रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक डिसीजन लिया, 5 साल के लिए बीपीएल राशन कार्ड को फ्री राशन कीजिए। वो बड़ा एक डिसीजन था, दिल्ली वालों ने ही लिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो लिया, वो यहाँ पहुँचा, यहाँ लागू हो गया। कुछ डिसीजन होते हैं जो हाई कमांड को लेने पड़ते हैं। साहब, आपने पहले ही अभी मैं सवालात अभी पूछ नहीं रहा हूँ, पहले ही आपने ये कह दिया कि 5 सालों के लिए राशन फ्री। क्यों आप ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसा कि आप ही की वजह से ऐसा कुछ होता है? आप ही एक जानिब से आपने कहा कि हम डिक्टेट नहीं करते हैं, और दूसरी जानिब से आपके पहले ही ये अल्फाज है कि ये आपके अल्फाज इस बात की अक्कासी करते हैं कि जैसे कि आपने ही उन्हें ये कहा और लोगों की बहबूद के लिए आप कर रही है। नहीं 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 नहीं, ये देखिए, जो बीजेपी पार्टी है ये गरीबों की एक पार्टी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक गरीब ख़ानदान से वाबस्ता रखते हैं। वो शहंशाह नहीं थे, राजा नहीं थे, जैसे कांग्रेस में शहंशाह थे, राजा ख़ानदान के थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक बड़े गरीब घर से आए थे, ये कि आपको लोगों को तो पता ही है, और उनको गरीबों की हमदर्दी है, और उन्होंने ये डिसीजन लिया, और इसमें हम बहुत खुश हैं। यहाँ जो गरीब तबका है उनके लिए स्कीमें वहाँ से आए। हम चाहते हैं यहाँ गरीब तबका जो है वो आगे बढ़े, वो काम करे, वो स्कीमों का फ़ायदा उठाए, डिपार्टमेंट में जाए। देखिए, 5-5 लाख का हमने ये गोल्डन कार्ड बनाए। देखिए, एक गरीब के पास, बेचारे के पास, उसको शायद ये आपको भी पता होगा, आजकल बेटे नहीं बाप को पूछते हैं, तो उनको एक सहारा मिला। वो 5 लाख तक उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये जो स्कीम लागू की तो ये तो सेंटर से ही हुई गरीबों के लिए, और मोदी जी ने जितनी भी स्कीमें इस वक्त डिपार्टमेंटों में है, मगर लोगों को मैं आपके थ्रू कहना चाहता हूँ, जाए डिपार्टमेंटों का, उन स्कीमों का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार में इतनी स्कीमें कभी नहीं थी जितनी आज है। और क्योंकि बीजेपी गरीब एक तंजीम है, गरीबों से जुड़ी हुई एक तंजीम है, हमें गरीबों का दर्द है, हमें उनका दुख है, हम चाहते हैं गरीब उठे, अपने टांगों पर खड़े हो जाए, वो आगे बढ़े। इसलिए जनाब अली, वो रिसेंटली जो उन्होंने फ़ैसला लिया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, 5 साल का जो राशन है, देखिए ये खुशी की बात है। देखिए, इसमें ये भी कहेंगे हम, इसमें ये बहुत अच्छी स्कीम है। अगर इस तरह के काम हो जाए तो बहुत बड़े काम कहलाएंगे। दूसरी जानिब से आप देखिए कि कुछ आम लोग जो है, आप देखिए कि जब से बीजेपी बरसर इक़्तिदार आई तब से अब तक
गैस जो है उसकी कीमत में इजाफ़ा होता गया और जब पिछली बार 200 रुपये गैस में कम कर दिए गए तो वो बात इस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश की गई, आप भूल गए कि इन सालों में कितना चढ़ा गैस पे और 200 रुपये पे आपने आसमान सर पे उठाया। देखिए हमारी सरकार कर रही है। क्या आप इस आम लोगों की ये बात नहीं है? क्या हम आपसे दूसरी बात ये भी कहेंगे कि आपने देखा कि जो यहाँ के मुलाजमीन है, वादी कश्मीर के मुलाजमीन है, आप जानते हैं ख़ुद भी प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज होते रहते हैं, वो उनकी तनख्वाहें बाकी है, कुछ की डिमांड ये है कि भाई हमें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है, अरसे दराज से वो लोग पड़े हैं। तो जब ऐसी हरकत होती है कि अब मुलाजमीन को कहा गया कि आप एहतजाज नहीं कर सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है यहाँ पे उन्होंने इस पे बात की कि नहीं जी, अगर मुलाजमीन का हक़ बनता है कि मुलाजमीन, ये बात भी जायज़ है कि मुलाजमीन कोई एंटी नेशनल हरकत नहीं कर सकते हैं, ये तो हर कोई भी नहीं कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब मुलाजमीन अपना हक़ मांगे और उन पे पाबंदी लगाई दी जाए तो इस हित में आप क्यों नहीं बात करते हैं? इस हित में लोगों को तवक्कात है कि आप बात करेंगे, लेकिन खामोशी इख्तियार करते हैं। देखिए, जो मुलाजमों का आपने मसला बोला वो आपकी बात सही है। जो रिसेंटली एक आर्डर निकला मुलाजमों के ख़िलाफ़, वो अब मैं मानता हूँ वो बात सही है, मगर उसमें एक चीज़ आप बात देखिए, जो ये मुलाजिम तबका है, मैं मानता हूँ सफ़र कर रहे हैं, इस वक्त मुलाजिम सफ़र कर रहे हैं, मगर इनमें जो बंदे हैं जो रिसेंटली आर्डर इनके लिए निकला, आप देखिए जो मुलाजिम हैं जो बैक डोर इंट्रिया हुई है, जिनके आर्डर्स नहीं है, ऐसे ही उठे हैं, फ़ोन पर ही लगे हैं। मिनिस्टर ने फ़ोन किया क्योंकि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी, फ़ोन करते थे एक्जन को, जी इसको आर्डर निकालिए। इसमें ख़ास तौर की वो ज़्यादा बंदे हैं जिनको आर्डर भी नहीं है, जिनके पास सर्विस बुक भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है उनके लिए ये आर्डर निकला। बाकी जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू जो अपॉइंटमेंटें हुए हैं वो तो आराम से नौकरियां करते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रेस कॉलोनी में मैं आपसे कह दूं, हमारी प्रेस कॉलोनी में, चलिए हमारी प्रेस कॉलोनी में, हमारी प्रेस कॉलोनी में कोई मुलाजिम जो है वो अब आने की जुर्रत भी नहीं करता है, वो कतराता है कहीं मुझे नौकरी से ही हाथ ना धोना पड़े। यहाँ डेमोक्रेसी है, हर किसी को हक़ है अपनी बात बोलने का, मैं मानता हूँ, आई एग्री, मैं ये मानता हूँ। मगर जो ये मुलाजिम है, देखिए इनमें जनाब इनकी वेरिफिकेशन हुई है, ऐसे ही ये डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। देखिए हम भी चाहते हैं कि जहाँ कहीं पे भी लगे लोगों को कि जो इंसान हक़ नहीं रखता था उससे मुलाजमत दी गई है, अगर उसे बाहर किया जाए वो तो जेन्युइन बात है। लेकिन कुछ मुलाजमीन ऐसे भी है जो हम बात कर रहे हैं, जो अरसे दराज से लगे हुए हैं, जो रिटायरमेंट की उम्र पे पहुँचे हैं, उनकी तनख्वाहें बाकी है, वो तनख्वाहों के एवज़ वो चाहते हैं कि उन्हें परमानेंट किया जाए एक जानिब से। वो दूसरी जानिब से यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट है उसे प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि अब ये भी बात आगे बढ़ी है कि जो रेलवे है हमारा, उससे भी प्राइवेटाइजेशन के दायरे में लाया जाए। जहाँ तक इन बातों का ख्याल है, आप नहीं समझते हैं कि ये यहाँ के लोगों के हित की बात नहीं हो रही? देखिए, जो प्राइवेटाइज होता है तो जो उस महकमे में या में सपोज़ आप लीजिए कोई डिपार्टमेंट होता है, प्राइवेटाइज होता है, उनके मुलाजमों को तो नहीं निकाला जाता है ना, वो तो प्रेजेंट में वहाँ पर करते हैं काम। किस डिपार्टमेंट में जनाब अली आप बताइए, पीडीडी आप बोल रहे हो प्राइवेटाइज हो रहा, किस मुलाजिम को निकाला? अभी तो निकाला नहीं, अभी हुआ नहीं, इसकी तैयारियां हो रही है। आप नहीं समझते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या आप मुखालफत करेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। जिसने 40 साल दिए हैं बेचारे ने, तो प्राइवेटाइज उसका डिपार्टमेंट हो रहा तो उसको निकालेंगे, हम तो जनाब अली उसके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे, वैसी बात नहीं है। जिनकी तनख्वाहें बाकी है, देखिए फंड शार्टेज है, क्योंकि देखिए जो जनाब अली आप तो कह रहे हैं कि प्रोग्रेस कर रहा है सारा कश्मीर, सारी प्रोग्रेस रही है, वहाँ से आप दूसरी जानिब से कह रहे हैं कि फंड्स की कमी है। तो दूसरी मुलाजमत है, जो मुलाजमत करते हैं अब उन्हें कहाँ से लगाएंगे आप, जब उनके लिए तनख्वाह नहीं है तो नई रिक्रूटमेंट कैसे हो जाएगी? देखिए तनख्वाह तो गवर्नमेंट खाती नहीं है, मुलाजिम का डिले होता है, ये ऑलरेडी पहले से भी डिले होता था। यहाँ देखिए हमारे हुकूमत से पहले एक साल के बाद आंगनवाड़ी वर्करों का तनख्वाह निकलता था, उनको तो कोई तनख्वाह नहीं खाता था। होता है, डिले होता है, मैं मानता हूँ डिले होता है, मगर तनख्वाह किसी की नहीं खाई जाती है। तो अगर लेट होता है
तो इंशाल्लाह तनख्वाह तो मिलती है, तनख्वाह तो कोई खाता हिलाल नहीं। साहब, हम चाहते हैं कि जब ये लोग एहतजाज करते हैं, आपका बंदा इनके साथ होना चाहिए था। इन लोगों की भी हिम्मत बढ़ती कि भाई बीजेपी का कोई बंदा हमारे साथ है, और कम से कम सेंटर की सरकार भी ये समझती है कि हमारा बंदा साथ है, डेफिनेटली इन लोगों का काम होना चाहिए। लेकिन जब एहतजाज होते हैं, आप लोगों में से कोई नज़र नहीं आता। देखिए मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, जब ये प्रोटेस्ट करते हैं, इनके पास पॉलिटिशियन आते हैं, उनको अपनी पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पर अपोजिशन पार्टी बैठी है, यहाँ पर एनसी है, पीडीपी है, उनको एक अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए एलजी से, वफद को उठाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। ये प्रेस कॉलोनी में आते हैं, अपना क्रेडिट लेते हैं, 10 मिनट के लिए वहाँ पर खड़ा होते हैं तो निकलते हैं। ये सिलसिला ही चल रहा है, पहले से ये सिलसिला चल रहा है। कोई किसी का दर्द नहीं समझता है, कोई किसी की प्रॉब्लम नहीं समझता है। अब मैं मानता हूँ डिले होता है, तनख्वाह में डिले होता है। यहाँ परसों भी एक जगह में बैठा था, वहाँ 8 महीने हो गए उनको भी तनख्वाह बंद बेचारों को। तो इंशाल्लाह, क्योंकि फंड्स अभी नहीं आ रहे थे, फंड्स रिलीज़ हो गए हैं। और मैं ख़ास तौर के आपकी वसात से कहना चाहता हूँ, जीपी फंड की बिलें भी पेंडिंग थी मुलाजिमों की, क्योंकि एक जीपी फंड जो होता है ये मुलाजिम को अपना पैसा होता है, अपना होता है। इस बारे में भी एहतजाज हुए प्रेस कॉलोनी में। ये अपना पैसा होता है, क्योंकि जीपी फंड वो पैसा है, ये इंसान को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ता है, या घर में बच्चे की शादी हो, एडमिशन हो, कोई ना खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें लाखों लगते हैं, ये अपना पैसा होता है। वो 8 महीने से वो बिलें पड़ी है ट्रेजरी में, अब उनकी बिलें भी रिलीज़ हो रही है, वो फंड्स आ रहे हैं, उनकी भी बिलें निकल रही है। लगा उसमें भी टाइम लगा, मैं मानता हूँ, मगर फंड्स आ रहे हैं। इंशाल्लाह जिनकी सहरिया होगी उनको मिलेगी, इंशाल्लाह सबों को सहरिया मिलेगी। हिलाल साहब, एक आखिरी सवाल। पिछली बार आपको मालूम है कि मीर वाइस ने 4 सालों के बाद नमाज पढ़ी जामिया मस्जिद में। उसके बाद कुछ ही जुमा के बाद, शायद 2 ही जुमा के बाद फिर बंद कर दी गई जामिया मस्जिद। क्या वजह? मैं बोलूँगा कि कुछ सिक्योरिटी के रीज़न्स होते हैं, गवर्नमेंट को लगा होगा ये कुछ सिक्योरिटी के रीज़न्स होते हैं, तो इसलिए उसको मत इसलिए रोका होगा, क्योंकि ये मीर वाइस साहब तो एक आम इंसान तो नहीं है, एक हस्ती है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को कुछ लगा होगा, सिक्योरिटी के रीज़न कुछ लगा होगा, तो इसलिए ही रोका होगा, और कोई मसला नहीं है। और कौन सा मसला है? हिलाल साहब, क्या हम तवक्का करें? पिछली बार देखिए वहाँ पर ये जब जुमा के बाद उसने वहाँ पर वो नमाज लोगों को पढ़ाई, फिर वहाँ पर प्रोटेस्ट एक स्टार्ट हुआ है। फिर कम से कम उसमें 10-20 लड़के उन्होंने जिन्हों बोलते थे जनाब अली, वो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर उनको अरेस्ट भी किया गया। अब देखिए हमने जनाब अली आहिस्ता आहिस्ता, हम चाहते हैं लोगों को अपनाना, हमें लोगों की दर्द है, हमें प्यार है लोगों के साथ, हम चाहते हैं जनाब अली लोग हमारे साथ जुड़े, और हम लोगों के जज्बातों की कदर करते हैं। मीर वाइस साहब की हम की कदर करते हैं, एक बड़े आलिम है। क्योंकि अब सिक्योरिटी के कुछ रीज़न्स होते हैं, वो सिक्योरिटी को देखना पड़ता है। हिलाल साहब, आखिरी सवाल आपके लिए, ये बताइए कि आप इस वक्त अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? आने वाले इलेक्शंस में आपके एतबार से आपकी पोजीशन क्या होगी? देखिए इंशाल्लाह जब यहाँ पर इलेक्शंस होंगे, असम्बली के इलेक्शंस होंगे, इंशाल्लाह बीजेपी 50 के पार हो जाएगी, सरकार हम बनाएंगे। अगर हमें कुछ मार्जिन ज़रूरत पड़ा सरकार बनाने में, हम अलायंस में सरकार बनाएंगे, इंशाल्लाह 50 के पार इस टर्न बीजेपी होगी। बहरहाल वो तो वक्त ही फैसला करेगा। दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल अलग हो जाएगा उस टाइम। अभी आज हम हंसते हंसते बात कर रहे हैं हिलाल साहब से, कल को देखेंगे कि अगर इनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आती है तभी मालूम हो जाएगा, और नहीं आती है तब भी हम हिलाल साहब से सवाल करेंगे कि हिलाल साहब आपने कहा था कि हम जीत के आएंगे, इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। हिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि बीजेपी के हमारे लीडर यहाँ पे बैठे थे, उनसे कुछ सवालात किए, और तवक्का की जाती है कि जहाँ कहीं पे भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वहाँ पे कम से कम इनके लीडरान अपना मुँह खोले, और कम से कम लोगों के साथ उस वक्त भी जाए कि वाकई यहाँ पे ज़्यादती हो रही है, ये काम ज़रूर करें। मैं हाया जावेद कर, न्यूज़ ऑफ इंडिया से।